हे गाइस, दिस इज हेमन जैन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में यार मैं एक क्रॉप बेस्ड कंपनी लेके आया हूं जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है। दिसंबर में कंपनी के रिजल्ट्स यूजुअली खराब आते हैं। हमेशा ही मैंने स्टडी किया है कि इसके रिजल्ट्स दिसंबर में एवरेज से बिलो ही आते हैं, काफी कम आते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार इसका स्टॉक भी हमें काफी सस्ते में मिल जाता है। तो हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी एक लॉजिकल बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखी जा सकती है या फिर नहीं देखी जा सकती। तो लेट्स गेट टू द चार्ट स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। कंपनी का नाम है बेयर क्रॉप फाइनेंशियल्स, बेयर क्रॉप लिमिटेड। तो बेयर क्रॉप साइंस कंपनी का नाम है, मिड कैप कंपनी है, 21,000 करोड़ की है। आरओसी कमेंडेबल, रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमेजिंग, डेट टू इक्विटी नेगेटिव। नेट डेट टू इक्विटी नेगेटिव का मतलब है कि जितना कंपनी के ऊपर लोन है उससे काफी ज्यादा कंपनी के हाथ में कैश है। तो नेट डेट टू इक्विटी नेगेटिव एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, नेगेटिव बात ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ऊपर ऊपर से फाइनेंशियल सारे सही लग रहे हैं, हल्का सा नीचे भी जाते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिसंबर में इसके जो प्रॉफिट है वो हमेशा ही कम आते हैं। कई लोग बाय करने से इसलिए हिचकिचाएंगे कि सर दिसंबर में तो इसके प्रॉफिट गिरे हैं। कोई बात नहीं, आप देखो तो सही। यहां पे 96 करोड़ है, इससे पिछले दिसंबर में भी प्रॉफिट गिरे थे, उससे पिछले में भी प्रॉफिट कम थे, एंड या यहां पे ज्यादा थे। तो यहां पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतनी ज्यादा डिप भी नहीं है। अगर मैं बाकियों से कंपेयर करूं तो मार्च में 800 करोड़, देन बढ़ के हुआ 1000 करोड़, उससे पहले मार्च में 900 करोड़ था, मतलब थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। सितंबर में 1600 करोड़। सितंबर के रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं और बहुत शानदार आते हैं। अगर सितंबर के रिजल्ट देखे जाए तो स्पेशली जून और सितंबर के रिजल्ट्स 320 करोड़ एंड दिस 250 करोड़ एंड 150 करोड़ रिस्पेक्टिवली, एंड 280 एंड 150 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो कंपनी के प्रॉफिट्स दिसंबर में हमेशा ही कम आते हैं, जिसकी वजह से ये जो दिसंबर में कंपनी के प्रॉफिट्स डिप हुए हैं, मैं इसको एब्सोल्युटली इग्नोर करके चल रहा हूं कि बाद में प्रॉफिट बेटर हो जाएंगे। तो यहां पे मैं क्वार्टरली स्टडी करने के बजाय मैं इसको स्टडी करूंगा ईयरली। कंपनी ने 3,000 करोड़ से अपने सेल्स को बढ़ा के 5,600 करोड़ किया है, प्रॉफिट 290 करोड़ से बढ़ाते हुए 670 करोड़ किया है। अब यहां पे प्रॉफिट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई पे नहीं है, आप देखेंगे प्रॉफिट्स आर नॉट एट डॉट ऑल टाइम हाई। और अदर इनकम, हाँ एक चीज यार प्लीज, अदर इनकम ये प्लीज एक्सेप्शनल आइटम इग्नोर करके चलना। एक्सेप्शनल आइटम जनरली वन टाइम इनकम होती है, कोई एसेट बेच के या कोई बिजनेस बेच के जो इनकम जनरेट होती है उसको हम उसको फाइनेंशियल्स में अदर इनकम में कैटेगराइज कर देते हैं। तो यहां पे ये अदर इनकम की क्या हमारे लिए कोई अहमियत होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जनरली चाहे वन टाइम लॉस हो चाहे वन टाइम प्रॉफिट हो, मैं उसको इग्नोर करके ही फाइनेंशियल्स की स्टडी करता हूं। तो यहां पे थोड़ा बहुत डिप आ जाएगा, अगर मैं 100 करोड़ के प्रॉफिट को हटाऊंगा तो दिस विल बी क्लोज टू 600 करोड़ प्रॉफिट, क्लोज टू सॉरी 650 करोड़ प्रॉफिट। तो यस, इनके जो करंटली प्रॉफिट्स हैं दोज आर क्लोज टू ऑल टाइम हाई। और अगर मैं यहां पे देखूं कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं, विच मींस कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एज इन जो भी कंपनी का माल बिकता है उसको बेचने की कैपेसिटी को बढ़ा रही है। कंपनी की बिल्डिंग बढ़ती जा रही है, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ते जा रहे हैं, अदर इक्विपमेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कंपनी इज डूइंग गुड। फिक्स्ड एसेट्स में बस एक कंपोनेंट होता है, इंटेंजिबल एसेट। दिख रहा है आपको 148 करोड़ का इंटेंजिबल एसेट्स है। आई टेंड टू इग्नोर इट, मैं इसको हमेशा ही इग्नोर करता हूं। इग्नोर करने का रीजन है, इंटेंजिबल एसेट बस ब्रांड वैल्यू टाइप कुछ होता है, ना आप देख सकते ना छू सकते, बस ये एक वर्चुअली क्रिएट किया गया एसेट होता है। तो मैं इसको जनरली इग्नोर करना ही प्रेफर करता हूं। एंड या इसके अलावा मेरे को क्या चाहिए? कंपनी ग्रेट है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रही है, प्राइस धूल चाट रहा है। प्राइस पे अभी हम आएंगे। पब्लिक होल्डिंग जितनी कम उतना बेहतर। पब्लिक की होल्डिंग रिसेंटली भी गिरी है, 13.53 से 13.27 करोड़ पे आई है। एंड केवल 13% माल पब्लिक के हाथ में, इसको एक्सपेंड करके देखेंगे। या 13% माल पब्लिक के हाथ में है, बाकी सारा माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। 70% अलग अलग प्रोमोटर्स के हाथ में है। एफआईएस के हाथ में 3.5% है, डीआईएस के हाथ में 11.5% है। तो मेजोरिटी ऑफ द माल अगर पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है तो बाय हुक और बाय क्रुक पावरफुल प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि वो इस शेयर को जल्द से जल्द टारगेट पे लेके जाएं। अब यूजुअली इंस्टीट्यूशंस का टारगेट क्या होता है? तो यार यहां पे ऐसे दो जोन होती हैं,
जहां से शेयर बार बार गिर जाता है उसको बोलते हैं यूजुअली सप्लाई जोन, जहां पे इंस्टीट्यूशनल्स अपने शेयर बेचते हैं। नीचे एक बड़ी सी रेंज में जहां से शेयर बार बार बढ़ता है उसको बोलते हैं डिमांड जोन, जहां से इंस्टीट्यूशनल्स बाय करते हैं। आप देख रहे हैं मैं 103 दिन पुराना डेटा यूज कर रहा हूं, बिकॉज एज पर सेबी रेगुलेशन मैं रीसेंट डेटा यूज नहीं कर सकता। रीसेंट डेटा यूज करने का मतलब मैनिपुलेशन एंड ऑल, कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो मैं रीसेंट कोई भी डेटा यूज नहीं कर सकता। 3 महीने पहले स्टॉक कहां था मैं उस बेसिस पे आपको गाइड कर सकता हूं कि एक बार नीचे से ऊपर गया है, दूसरी बार नीचे से ऊपर गया, गया ना, तीसरी बार भी जनरली स्टॉक नीचे से ऊपर जाते हैं। टारगेट मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन मोटा मोटा 6300 के आसपास मैं बेचूंगा अगर मैंने खरीदा है तो, अगर नहीं खरीदा है तो मैं वेट करूंगा। एज पर स्ट्रेटेजी 4700 के नीचे में रूल के अकॉर्डिंग, जो ये रूल डिक्टेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक बाइंग बनती है, एंड 63,000 के अराउंड सेलिंग। अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं जो स्टॉक्स टारगेट पे गए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा चार्ट ऑफ LTIM। LTIM में एक बहुत ही प्यारी ये रेंज बनी थी, आप देखिए 2-3 बार सेम रेंज में स्टॉक डांस कर रहा था। नीचे से ऊपर एक बार, नीचे से ऊपर 2 बार, एंड नीचे से ऊपर तीसरी बार जाके वापस आया है या नहीं आया। अब यहां पे मैं स्टॉक की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, तो डॉट टकरा के धड़ाम से नीचे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल्स की ऊपर सेलिंग जोन होती है एंड इंस्टीट्यूशनल्स की नीचे रेटों पे बाइंग जोन होती है। तो LTIM मैं अभी नहीं ले रहा हूं। अगर 4000 के आसपास आया, फंडामेंटल अच्छे हुए, मेरी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेबल हुई कि हाँ स्ट्रेटेजी के रूल के अकॉर्डिंग बाइंग बनती है, तो मैं देख सकता हूं। अभी LTIM पे मैं कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा। बट अगर हम डिस्कशन करें बेयर क्रॉप पे, अगर हम डिस्कशन बेयर क्रॉप पे करें, तो हम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बेयर क्रॉप को स्टडी कर सकते हैं। तो एक सेकंड, पहले तो रिप्ले पे जाके मेरे को रिसेंट कई दिनों का डेटा गायब करना है, क्योंकि यार देखो सेबी की रेगुलेशन है, मैं यहां पे आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता आपकी हेल्प करने के चक्कर में मेरे ही बंबू लग जाए, पता लगे सेबी आके बोले हेमंत जी आपने तो अनरजिस्टर्ड एडवाइस दी है, सारा पैसा अपना दो। तो मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूं। 3 महीने का डेटा यूज नहीं कर सकते, तो मैं रिसेंट 3 महीने का डेटा यूज नहीं करने वाला। ठीक है, 3 महीने पहले स्टॉक यहां पे था। अभी 2-3 चीजें हो सकती हैं, या तो आसपास हो तो आप डिसीजन लेना, ऊपर जा चुका हो तो कुछ नहीं कर सकते, नीचे गिर चुका हो तो भी आप डिसीजन ले सकते हो एज पर रूल्स एंड एज पर स्ट्रेटेजी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हमेशा से थी, है और रहेंगी। जो ट्रेडर ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना सही तरीके से जानता है, वही बड़ा पैसा मार्केट में कमा सकता है। देखो 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं, जो ब्रेकआउट पे ऑल टाइम हाई पे बाय करते हैं और जो नीचे बाय करते हैं। मैं तो नीचे बाय करने वालों में से हूं, मुझे ऑल टाइम हाई पे बाय करने का कोई शौक नहीं है। तो आई हैव बिन डूइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई हैव बिन गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। अगर आपको भी बड़ा पैसा बनाना है तो आपको भी इस तरीके के रूल्स एंड इस तरीके की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो जरूर जरूर लिखना। आप लाइक करोगे तो मेरे को और अच्छा लगेगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद। बाय बाय।